हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है कक्षा 9वीं का, वो फाइनली यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ। या आप लोगों का जो पेपर रहेगा वो 5 मार्च को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 फरवरी को रहेगा। 5 फरवरी का ये क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी का रहेगा, क्लास 9th का। तो फाइनली यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसको आपको 3 घंटे में हल करना है। क्वेश्चन रहेंगे टोटल 23। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम बिना देर किए इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। सभी स्टूडेंट हमारे क्लास जो 9th वाले हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपका नेम क्या है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सही विकल्प चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत, रामचरितमानस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। कैदी और कोकिला रचना है। कैदी और कोकिला जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो 4 रचना है आपकी, और यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके पास। इन 4 ऑप्शन में से एक ही आपका सही है। तो कैदी और कोकिला जो रचना है वो है माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन है, काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के भेद माने गए हैं, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 6। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 2। काव्य के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। हमारे वो स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो 9th क्लास के टॉपर हैं, वो बताइए काव्य के 2 भेद कौन कौन से होते हैं, आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन, जूरी के साले का नाम था मोती, सुरेश, गया, हीरा। तो जूरी के साले का जो नाम था उसका नाम था गया। गया आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं। तो विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन भाषा, शब्द, क्रिया, वाक्य। तो यहाँ पर विचार विनिमय के माध्यम को जो कहा जाता है, हम कहते हैं उसे भाषा। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु ने एक बहुत ही चर्चित उपन्यास लिखा है, जिसका नाम क्या हो जाएगा यही आपसे पूछ रहा है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, मैं लाइव क्लास में आप सभी का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देहाती दुनिया, गोदान, मेलाचल, साकेत। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु के लिए प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम हो जाएगा मेला आंचल। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। कवि रस खान बार बार में जन्म लेना चाहते हैं। तो कवि रस खान बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रज, गोकुल, मथुरा, हरिद्वार। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा ब्रज गोकुल। ब्रज गोकुल इस खालिस्तान में आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। बताइए, छंद, रस, अलंकार। कमेंट करते रहें। सभी लाइव वाले स्टूडेंट, जितने भी हमारे लाइव में जुड़ रहे हैं वो स्टूडेंट,
जो इस क्लास में जुड़ रहे हैं हमारे 9th के नन्हे मुन्ने सभी स्टूडेंट्स, इसका क्या जवाब देंगे आप सभी बताइए। बिल्कुल, आप लोग कमेंट करते रहें, आप लोगों के कमेंट को मैं देख रहा हूँ, तो इसमें छंद आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अर्थ अलंकारों में चमत्कार के कारण होता है। देखिए, जो भी अर्थ अलंकार होते हैं उसमें चमत्कार किसके कारण आता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है पद, अर्थ, शब्द, 3 ऑप्शन है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अर्थ के द्वारा। अर्थ अलंकार में चमत्कार अर्थ के द्वारा आता है। आगे चलते हैं हम। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे, तो महादेवी वर्मा के जो बाबा थे उन्हें क्या बनाना चाहते थे, वकील, कवित्री, विदुषी। तो यहाँ पर आपको सामने 3 ऑप्शन हैं, वकील बनाना चाहते थे, कवित्री बनाना चाहते थे या विदुषी बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा विदुषी, विदुषी बनाना चाहते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनंत का विलोम क्या होगा। देखिए, तो अनंत का जो विलोम हो जाएगा विशाल हो जाएगा, अंत हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंत, अंत आपका सही हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र हैं, तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल जो पात्र हैं वो हो जाएंगे 4, 5, 6। तो रीढ़ की हड्डी में जो कुल पात्र हैं बताइए सभी कौन कौन हैं। उमा, ठीक है, उमा की माँ और पिता, ठीक है, 3 हो गए, और एक शंकर और शंकर के पिता, है ना, क्या नाम था, गोपाल प्रसाद, कितने हो गए, 5, और एक नौकर का नाम क्या था वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6 आंसर आप इसमें लगाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। कबीर एक समाज सुधारक थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सत्य, पहले का आंसर सत्य। संचारी बाबू की संख्या 35 होती है, तो इसका दूसरे वाले का आंसर आपका सत्य हो जाएगा, दूसरे का सत्य। और मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, तो इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। लिख लीजिएगा, अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाकर रखिएगा। भूपति में ति उपसर्ग है, तो इसका आंसर भी आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो यहाँ पर लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी जो नंबर की बहन थी उसका नाम चित्रा था। इसमें आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका आंसर सत्य होगा या असत्य होगा। पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स में पूछना चाहूँगा इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। इसका आंसर आप लोगों को लास्ट में मिलेगा। जोड़ी मिलाएंगे प्रश्न नंबर 4 में। ललद्यद, कश्मीरी कवित्री, सवैया, वर्णिक छंद से मिलाएंगे। आग का तत्सम, अग्नि, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई को आप मिलाएंगे इंद्र का पर्यायवाची सुरपति हो जाएगा, और बागलकोट कर्नाटक का एक छोटा कस्बा। और हरि सिंह परसाई को आप मिलाएंगे हंसते हैं रोते हैं, उनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। आपको आमने सामने लिखना है, एक शब्द में उत्तर देना है। गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेघ, मेघ आपका आंसर हो जाएगा पहले का। प्रबंध काव्य के वेदों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं प्रबंध काव्य के वेदों के नाम महाकाव्य, और दूसरा खंड काव्य, और एक लिख सकते आख्यान गीत।
आख्यान गीत आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आख्यान गीत। आगे चलते हैं हम। श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर आप लगा लेंगे, सभी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, भूलेगा कोई भी नहीं। नागपुर विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी प्राप्त की थी। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी? तो उन्होंने मन्नत मांगी, पहला बच्चा लड़की हो, पहला बच्चा लड़की हो, ऐसी मन्नत उन्होंने मांगी थी। इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो बाढ़ के पानी को कहा गया है मृत्यु का तरल दूत, मृत्यु का तरल दूत। ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ऊपर सत्यापत्य में पूछा है, बहुत कम बच्चों के जवाब आए हैं, कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, तो मैं ही आंसर बता देता हूँ। लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। आपके भरोसे रह जाओ तो आंसर आएंगे ही नहीं, है ना? सही है। चलिए ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? क्रम से कालों के नाम लिखिए। तो पद्य साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा गया है, 4 है ना? नाम भी लिख लीजिए, उनके नाम है, नाम लिख लेंगे। नंबर 1 आदिकाल, इसी क्वेश्चन का आंसर है ना, छठे का। दूसरा है भक्ति काल, और तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 प्रकार हो गए। उसके बाद में नई कविता के कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना, 2 कवियों के नाम। तो आप लिख सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। अथवा वाले क्वेश्चन भी हैं, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये पेपर देख लीजिए आप थोड़ा सा। मैं आप लोगों के लिए 6 से लेकर, तो कुछ क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपके वो टेलीग्राम पर भेजूंगा। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी बहुत सारे आंसर बताने वाला हूँ, 6 से लेकर 23 तक कुछ क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, है ना? तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को तो आप पढ़ ही लेंगे। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं उनके आंसर मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे फूलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत प्रसन्न होना। और ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, है ना? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्या है कि फूलाना समाना वाक्य में प्रयोग भी करना है। फूलाना समाना, राम की नौकरी लग जाने पर, राम की नौकरी, देखिए राम की नौकरी लग जाने पर उसके घर वाले फूले ना समाए। ठीक है, इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। ईद का चांद होना, अनिल विदेश चले जाने पर ईद का चांद हो गया, है ना? ऐसे लिख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ संधि की परिभाषा लिखना है और प्रकारों के नाम लिखना है। तो आप जानते हैं संधि तो 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 प्रकार की संधि होती है। लेकिन संधि किसे कहते हैं? तो आप लिख लेंगे 2 वर्णों से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर संदर्भ प्रसंग देखेंगे। देखिए ये जो पंक्तियाँ हैं,
कबीरदास जी वाले पाठ से हैं, जिसका नाम है शबद। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक शबद एवं साखियों से लिया गया है। पाठ का नाम साखी एवं शबद लिखेंगे हम, और इसके रचिता कबीरदास जी हैं। और ये पंक्ति हमारे रसखान जी के पाठ से लिया गया है, जिसका नाम है सवैया। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के सवैया पाठ से ली गई है, जिसके रचिता रसखान जी हैं। नीचे वाले गद्य खंड से भी देख सकते हैं आप। तो ये दो बेलों की कथा से ली गई है, प्रेमचंद इसके लेखक हैं। और ये हमारे प्रेमचंद के फटे जूते पास पाठ से ली गई है, इसके रचिता हरिशंकर परसाई है। ठीक है। और यातायात के नियम पर यहाँ अनुच्छेद लिखना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये गद्यांश पद्यांश है। देखिए मैं आपको एक यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ। आपका जो अपठित गद्यांश आएगा उसमें एक काव्यांश आएगा और एक गद्यांश आएगा। तो आपको काव्यांश नहीं करना है, आपको गद्यांश करना है, ये पूरा सही हो जाएगा आपका। देखिए मैं आंसर बता देता हूँ यहाँ पर। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो मानव जीवन के लिए मनोरंजन की अत्यंत आवश्यकता है। मनोरंजन के लिए, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजन का महत्व। मनोरंजन का महत्व। ठीक है, मनोरंजन का महत्व हो जाएगा। मानव जीवन के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यों आवश्यक है। हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। मानव जीवन में मनोरंजन क्यों आवश्यक है। देखिए मानव जीवन के लिए मनोरंजन की अत्यंत आवश्यकता है। मनोरंजन के कार्य तथा साधन कुछ क्षण के लिए मानव जीवन के गहन बोझ को कम करके व्यक्ति में उत्साह का संचार कर देते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका 2 नंबर का हो जाएगा। एक का ही रहेगा ये, 2 नंबर का तो ये रहेगा हमारा सारांश। तो सारांश में क्या लिखना है, सारांश में हम हमारी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। एक लाइन ये लिख सकते हैं यहाँ तक, और दूसरी लाइन यहाँ से लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा सारांश हो जाएगा। वैसे हम भी लिख सकते हैं हमारे मन से यहाँ पर 2-3 लाइन। उसके बाद में यहाँ पर प्राचार्य को एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। चलो तो निबंध और एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 का आंसर अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रश्न नंबर 22-23। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, ये संदर्भ प्रसंग सभी आपके हो जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो और यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। तो देखिए महाकाव्य का आकार बड़ा होता है। पहले अंतर मैं इधर बता रहा हूँ, महाकाव्य फिर खंडकाव्य। इसका महाकाव्य का आकार कैसा होता है, बड़ा। ठीक है, इसका कैसा होता है, छोटा। तो महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, खंडकाव्य का आकार छोटा होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है और इसमें कम होती है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, खंडकाव्य में किसी एक घटना का वर्णन होता है। बस 2 ही अंतर लिखने थे, मैंने 3 बताए आपको। ठीक है, इस प्रकार पूरा पेपर आप हल कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन बच रहे हैं सभी सेंड कर दूंगा मैं आप लोगों को। और आगे भी इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे की बटन कॉल पर कर लें, जिससे हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।